हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई सैंपल पेपर 5 के लास्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज 0.01 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर वेरिएशन इज 10 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन of material of track is 10 to the power -5 डिग्री पर सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है वो होगा 10 to the power -5। द एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर इन ट्रैक इज हाउ मेनी जूल पर मीटर। ऐसे तो इसको कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर इन द ट्रैक। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एनर्जी डेंसिटी निकालना होगा। एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन। अब यहां पर स्ट्रेस जैसा कुछ तो निकालने को है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहां पर इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो हम इसको स्ट्रेस को डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेन से। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है ये है यंग्स मॉडुलस, और ये स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल, इसका स्क्वायर। अब मुझे केवल डेल्टा एल बट एल चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर तो बोला नहीं कि ये जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर जो इसका लीनियर एक्सपेंशन है वो है 10 to the power -5। वो क्या है 10 to the power -5? वो यही डेल एल बाय एल है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, लीनियर है ना। यदि उसने सरफेस बोला होता तो फ्रैक्शनल चेंज इन सरफेस एरिया, यदि उसने वॉल्यूम बोला होता तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है। यहाँ लीनियर बोला है तो मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इसका वैल्यू फ्रैक्शनल चेंज होता है, इंक्रीज होता है इन लेंथ, वो है 10 to the power -5। तो यहां पर हम या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि L जो है उसको हम लिख सकते हैं L0 1 प्लस अल्फा थीटा या अल्फा डेल्टा थीटा। शुरू में लेंथ कितना है L0, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो लेंथ कितना हो गया L0 L। ऐसा कर लेते हैं L माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा। ये L माइनस L0 जो है सो डेल्टा L है चेंज, इसको L0 से डिवाइड कर दिए, यही स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा थीटा। इसी का वैल्यू यहां पर रख रहे हैं 1 से। ये एनर्जी डेंसिटी है, इसको उसको सिंबल दे देते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है वो आया y/2, और ये डेल एल बाय एल जो है तो यहां से देख के बता सकते हो अल्फा डेल्टा थीटा है उसका स्क्वायर। ये तो होगा एनर्जी डेंसिटी। हमें एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा, हमें पूछा एनर्जी कितना स्टोर होगा इन द ट्रैक 1 मीटर लेंथ में पर मीटर। 1 मीटर लंबा ले लिए तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो 1 मीटर लंबा जो ट्रैक है उसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो ये एनर्जी जो पूरा है वो हो गया U टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया एरिया टाइम्स लेंथ। लेंथ हमारा है L, या जो भी 1 मीटर ले लेते थे, 1 मीटर का ही तो पूछा है उसने। यही हमारा आंसर है। अब सबका वैल्यू रख देते हैं अल्फा डेल्टा थीटा स्क्वायर टाइम्स एरिया। देखिए क्या किसका कितना वैल्यू है। यंग्स मॉडुलस 10 to the power 11, 10 to the power 11, अल्फा 10 to the power -5, डेल्टा थीटा कितना है, कितना वेरिएशन है टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस, उसका स्क्वायर करना होगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर।
0.01 कितना आया, ये हो गया 10⁻⁴, उसको डबल करेंगे 10⁻⁸, 10⁻⁸/2, इसको लिख सकते हैं 10⁻², 8 to 10 बच गया 10/2, सो 5 जूल पर मीटर। यही आपका आंसर है, 5 जूल पर मीटर। तो इसमें क्या करना था, पहले जो है सो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी जो है, जो कि होता है हाफ टाइम्स स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन, वो निकाल लेते हैं। स्ट्रेस में नहीं पता है तो स्ट्रेस इसको स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। स्ट्रेस का स्ट्रेन जो है समस मॉडुलस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। और दूसरा जो इसने इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना है, लीनियर एक्सपेंशन कितना है मटेरियल का। तो उसको ऐसे लिखते हैं कि शुरू में वो L0 था, बाद में L हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा, ये है अल्फा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लेंथ इंक्रीज करता है, फ्रैक्शनल लेंथ इंक्रीज जो करता है, ये देखिए फ्रैक्शनल लेंथ जो इंक्रीज करता है पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये वैल्यू यहां से इसमें रख दिए, यहाँ पर थोड़ा सा L0 है, यहाँ L है, ये एक ही चीज है, सिंबल मैंने अलग अलग यहाँ यूज कर दिया, इसलिए ऐसा है। और यहाँ से जब U हमें निकल गया है इस सब का वैल्यू रखने के बाद में, अब फाइनली उसने पूछा कि टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा। वो एनर्जी स्टोर होगा एनर्जी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, और हाँ लंबाई 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये वॉल्यूम आ गया, और ये एनर्जी डेंसिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई करके सारा वैल्यू यहाँ रखने के बाद आ गया 5 जूल पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज ग्लास स्लैब mu equal to 5/3, ये 5/3 है। Thickness 8 centimeter is placed over a point source of light on a plane surface. ऐसे ये कितना है, थिकनेस 8 सेंटीमीटर, ठीक कहते हैं। Over a point of source of light on the plane surface, it is seen that light emerges out of the top surface of the slab from a circular area of radius r centimeter. What is the value of the r? यहां पर रखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहां पर आ रहा है, यहां से लाइट जाएगा, ये ज्यादा डेंस है, इसका म्यू जो है सो 5/3 दिया है। इधर एयर है जिसका म्यू 1 होता है, तो डेंसर टू रेयर जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा समय आएगा जब ऐसे निकल जाएगा, और इस एंगल का नाम है, इंसिडेंस एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर न करें। ये एंगल θc हो गया, अल्टरनेट एंगल। वही हाल इधर भी होगा, ये θc, और ये जो है सो रेडियस है, ये पूरा डायमीटर हो गया इस तरह से। एक ग्लास स्लैब है, ये हमने 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा था। ये जो है सो उसका पूरा सर्कुलर लाइट आएगा, इसके बाद से लाइट इधर नहीं आएगा, यहाँ से आगे जैसे ही जाएगा यहाँ पर तो ये इधर निकल जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आर का वैल्यू हमें बताना है, ये वाला जो डिस्टेंस है आर, वो वैल्यू बताना है। तो आर कितना हुआ, 80 दिया हुआ है, या हाइट जो भी कहना। ये एंगल θc हमें पता है, म्यू दिया हुआ तो θc भी पता है, तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू, नहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता है। तो tan θc इज इक्वल टू r/t, तो आर मिल गया हमें, r इज इक्वल टू t tan θc। इधर निकाल लेते हैं θc कितना है, यहाँ पर देखिए
साइन थीटा सी कितना है 1/μ, म्यू कितना है 5/3, ये साइन थीटा सी हुआ। तो टेन थीटा सी कितना होगा 4 5, 3 जो है ये 3 4 5, ये बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5। तो टेन थीटा सी कितना हो जाएगा 3 5 है, तो जो बच गया 4 4 4/5। तो आर हो गया टी तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टेन थीटा सी 4/5, तो कितना हो गया 6.4 सेंटीमीटर। नहीं ये गलत है ना, ये 4/5 नहीं होगा। टेन थीटा सी 3/4 तो 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर तक दिखेगा, उसके आगे नहीं दिखेगा। तो जो लाइट यहाँ से आता है वो नजर आएगा, वो 6 सेंटीमीटर तक का जो एक सर्कुलर एरिया बनाएगा उसी से बाहर नजर आता है, बाहर नजर आएगा। उसके आगे वो नहीं दिख पाएगा क्योंकि उसके आगे लाइट बेंड करेगा, इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर है आर, इज शोन इन द फिगर इज 330 ओम। This is measured in an experiment as shown in the figure, as shown using the standard formula R is equal to V by I। इसको मेजर कर रहा है इस फॉर्मूला को यूज करके, R is equal to V by I, जहाँ V जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर कर रहा है वोल्टमीटर में, और करंट जो है इस एमीटर से मेजर कर रहा है, और दोनों को डिवाइड करके जो आ रहा है उसको बोल रहा है हमारा मेजर वैल्यू है। where V and I are the readings of the voltmeter and ammeter respectively. If the measured value of R is 5% less than the internal resistance of the voltmeter is, इसका जो रेजिस्टेंस कितना है वोल्टमीटर का वो पता करना है, इसको हम R भी बोल देंगे। तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वो तो 30 ओम है, और जो मेजर्ड वैल्यू है जिसको हम RM से डिनोट करेंगे वो कितना है 5% लेस है, मतलब 30 टाइम्स 5% 0.95, कितना आ गया 3 5 15 और 3 9 27 28, 28.5 ओम आया है। इसका एक्चुअल वैल्यू 30 ओम, लेकिन मैं यहाँ पर जो इस फॉर्मूला को यूज कर रहा है, एक वोल्टमीटर लगा लिया और उसके बाद में उसमें जो वोल्टेज देखा उसको डिवाइड किया करंट से और तब आया इसको 28.5। पता करना है कि इसका वोल्टेज कितना है। यदि इसका वोल्टेज इन्फिनिटी होता तब ये मेजर करता है एक्चुअली जो वैल्यू है इसका 30 वही 30, ये इन्फिनिटी नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो गया, वही फाइनाइट वैल्यू में पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं इससे करंट आ रहा है सो I है, और इससे होकर जो करंट जा रहा है वो I भी है। तो I भी कितना होगा, अब यहां पर जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पैरेलल सेटअप, तो इसमें जो करंट I भी है हमें पता है कि कितना होता है, I को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों के बीच में। इसमें करंट पता करना है तो R से पहले लिखेंगे ऊपर में, न्यूमरेटर में R, डिनोमिनेटर में R प्लस, अब यहां पर जो है R भी जो करंट आ रहा है, ये I भी हमें पता चल गया। अब ये जो वोल्टेज बता रहा है वो कैसे बता रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है उसको RB से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज बताता है, इसका नाम दे देते हैं AB। तो जो वोल्टेज जो बता रहा है वोल्टमीटर वो है IB टाइम्स RB, वैल्यू रख देते हैं तो हो गया RB बाय R प्लस RB टाइम्स I। तो R मेजर्ड कितना आया वैल्यू VAB, या ये वोल्टमीटर में जो है सो डिवाइडेड बाय करंट, ये I करंट जो है सो एमीटर से होकर आ रहा था, VAB यहाँ है RB बाय R प्लस V
आई और आई से डिवाइड किया, ये तो खत्म हो गया, भूल जाते हैं। ये वैल्यू दिया है 28.5, आर का वैल्यू दिया है 30 है, ये आर मतलब एक्चुअल आर है 30 है, आर भी नहीं पता है, वो पता करना है 30 प्लस आर। सिंप्लीफाई करते हैं, हुआ और इधर से ये हटा देते हैं दोनों का डेसिमल, आर भी हो गया 15 दूनी 30, इधर 2 टाइम्स 285 570 ओम, ये आर की एमीटर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 570 ओम, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या करना था, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए मेजरमेंट भी जो है आ रहा है यहाँ पर वो गलत है, थोड़ा कम हो गया। मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा हमें पता है कि किस तरह से पैरेलल में करंट फ्लो करंट को हम मेजर करते हैं। आई भी इसमें जो करंट है इक्वल टू इसमें जो रेजिस्टेंस वो नहीं, यहाँ वाला आर डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम टाइम्स आई। तो इसमें करंट हमें पता चल गया, तो इसमें वोल्टेज जो है वो कैसे पता चलेगा, इसमें जो करंट है टाइम्स इसमें जो रेजिस्टेंस है, तो वी ए भी क्या हो गया आई भी टाइम्स आर भी लिखा। सिंप्लीफाई कर कितना आया, अब जो मेजर्ड आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, इसमें जो वोल्टेज बता रहा है सो मैंने वी ए भी अभी जो आया सो टाइम्स आई करंट, ये करंट जो है सो मेजर्ड वैल्यू जो है सो 28.5 ओम निकाले, बोला कि 5% कम है, तो 100% नहीं होके 90.95% है, तो 0.95 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया मेजर वैल्यू, और बाकी सबका वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज लाइन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन ए रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, 50 40 30 20 10 वोल्ट ऐसे करके है। द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल आर रिटन इन ब्रैकेट, तो पढ़ लिए, ऑफ द पॉइंट ए बी सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट ए बी सी में से कौन कहाँ पर ग्रेटेस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है पोटेंशियल से, ये ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल जितना चेंज करेगा, जितना फास्ट जहाँ चेंज करेगा वहाँ ये फील्ड ज़्यादा होगा, तो ई आर जो है सो मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पर ये ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड देखना है, जहाँ पर एक ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, और ग्रेडियंट मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना 50 40 10 वोल्ट डिफरेंस, हर जगह 10 वोल्ट है, ये ऊपर का जो डिफरेंस है तो हर जगह 10 वोल्ट है, तो नीचे वाला जहाँ सबसे ज़्यादा होगा सबसे कम होगा, जहाँ पर डी आर जो है वो मिनिमम होगा। तो ए पर देखना है, यहाँ पर डी आर मिनिमम है, यहाँ से यहाँ तक 10 चेंज हुआ है, और इसका डिस्टेंस देखिए, सी का देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 चेंज किया है, ये डिस्टेंस देखिए, बी का देखिए, यहाँ पर भी 10 चेंज किया है, किसका डिस्टेंस सबसे कम नजर आ रहा है, ऑफकोर्स बी का डिस्टेंस सबसे कम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर यहाँ सबसे कम है, और ये तो हर जगह सेम है ना, 10-10 वोल्ट देख रहे हैं, ये सेम है। या फिर इसको ऐसे लिखने से अच्छा था आप इसको ऐसे लिख देते हैं, इस केस के लिए डेल भी बाय डेल आर, डेल भी बाय डेल आर इस केस के लिए, तो जहां पर डेल आर सबसे कम है बी पर, वहीं बी पर जो है सबसे मैक्सिमम होगा। डी आर का मतलब ये है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब ग्रेडियंट उसका, ग्रेडियंट सबसे ज्यादा वहां होता है जहाँ डिस्टेंस कम हो, यदि वोल्टेज हर जगह सेम होता है। ये जो डिफरेंस है वोल्टेज में 50 से 40 10, 40 से 30 10, 30 से 20 10, 20 से 10 10, हर जगह सेम है 10, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सकरा है,
मतलब सबसे ज़्यादा स्टीप यहाँ पर है, बहुत जल्दी ही चेंज कर गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल triangular loop of side 1 meter which is carrying a current of 10 ampere is how many microtesla? Magnitude of the magnetic field at the center of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो करेगा तो इस तरह से फ्लो करेगा, इधर से जा रहा है, इधर से निकल के आएगा, ABC मान लेते हैं इसका सेंटर पे जो है सो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पहले ध्यान से देखिए, सेंटर जो है से हम यदि इस पर लाइन खींचे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सब पॉइंट एक ही जगह पर आएगा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सब एक ही जगह पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसलिए तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, वहां से ये तीनों का जो नॉर्मल डिस्टेंस है सब सेम है, ये तीनों ही सेम है। और दूसरा, ये जो एंगल है, ये जो है सो कितना एंगल है, ये टोटल 60, ये 30, ये भी 30, वैसे हर जगह होगा, ये भी 30, इधर से मैच कर दें तो ये भी 30, ऐसे हर जगह। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालते हैं, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की वजह से, BC की वजह से भी सेम है और सेम डायरेक्शन में भी है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन से चेंज नहीं हुआ है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है ऑल द टाइम। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पर किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अप टू दिस प्लेन, जिस प्लेन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट हैंड कर्व रूल से आप इसको देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि यदि मेरे पास एक बहुत लंबा वायर है और एक पॉइंट है हमारे पास D, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2πd, राइट। लेकिन यदि ये पूरा लंबा ना हो, ये फाइनाइट लेंथ का हो, तो कितना होता है, इसी को लिखते हैं, 2πd था, राइट। तब क्या होता है, तब हम इस ऐसे करेंगे, मान लीजिए ऐसे ही है फिगर, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं θ1, इसको बोलते हैं θ2, ठीक है, और ये सेम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो है यहां पर कहेंगे sin θ1 प्लस sin θ2, और ये 2 की जगह पर या सीधे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, या 4 कर देते हैं, 4πd होगी अब, और sin θ1 sin θ2। जब ये लॉन्ग वायर हो जाता है तो ये एंगल θ1 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री, मतलब 1 + 1 2, और ये 4 से कट के वही μ0I/2πd देता है। यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है O पर ड्यू टू AB वायर कितना, ये फार्मूला μ0I/4πd, ये D है, टाइम्स साइन, ये एंगल कितना हो गया, ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो गया 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इधर साइन लिखना पड़ेगा, हाँ, डायरेक्शन अप। अब D कितना है, D निकाल लीजिए, D कितना है, 1 मीटर लेंथ दिया था, ठीक है, इसको A बोलते हैं, भी पूरा लेंथ को, ये हो गया A/2, ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री है, या इसको जो भी लेना है
डी हो गया A/2 tan30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर tan30 डिग्री लिखिए, tan30 डिग्री इज इक्वल टू D/2, तो D इज इक्वल टू tan30 डिग्री टाइम्स A/2, और A/2 tan30 1/√3, मतलब वो A/2√3 ये वैल्यू है D का। μ0 I 4π टाइम्स A टाइम्स 2√3 3 है, sin 60 √3/2 ये भी नहीं, μ0 I by 4π A ये मल्टीप्लीकेशन है, 2√3 इंटू √3, टू टाइम्स 3 ये A है। अब क्या करना है, सबका वैल्यू रखना है, μ0 का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको याद भी रखना चाहिए। करंट है 10 एम्पियर, साइड है 1 मीटर, तो μ0 कितना है 4π टाइम्स 10⁻⁻7, I है 10 एम्पियर, ये होगा 6 और ये है 1, चला गया 6 टाइम्स 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब 6 माइक्रो टेस्ला। ये एक की वजह से हुआ है, याद रखिए, केवल AB की वजह से है ये। तो B सबके वजह से जो है सो 3 टाइम हो जाएगा, राइट। B AB की वजह से जो है उसका 3 टाइम, तो हो गया 18 माइक्रो टेस्ला, डायरेक्शन है नॉर्थ, ये आपका आंसर है 18 माइक्रो टेस्ला। तो इसको बनाने के लिए हम क्या किए, आपको पता है कि यदि लॉन्ग वायर है तो एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस D पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है μ0 I/2πd। लेकिन यदि लॉन्ग वायर ना हो के एक फाइनाइट वायर हो और इसका एंगल θ1 θ2 है, तो यहाँ 2 की जगह 4 हो जाता है और sin θ1 प्लस sin θ2 होता है। तो एक जो साइड है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो उसमें उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है तीनों का सेम हो गया। इसका मतलब एक का हम निकाल लेंगे तो तीनों का निकल जाएगा। करंट का डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज ऑल द टाइम, तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30-30 हो जाएंगे, ये 60-60 हो जाएंगे, ये साइड हाफ हो जाएगा, और तब डी हमें पता चल जाएगा। सब का वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देते हैं, एक साइड की वजह से निकल जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रायंगल की वजह से मिल जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिफॉर्मली ओन सेल एंड वाइड कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1.8 टाइम्स 10⁻⁻4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ओम। ये जो है सो 1.8 टाइम्स 10⁻⁻4 हेनरी और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, identical coils. These identical coils are then connected in parallel. इसको क्या किया, तोड़ दिया बीच में और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये इंडक्टर है, इसको तोड़ दिया तो इसका इंडक्टेंस ये भी हाफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। क्यों? ये जो इंडक्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है μ0 n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। आप यदि कैलकुलेट करोगे तो इसका ये मिलेगा। μ0 तो वैल्यू है परमिबिलिटी, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है और एल लेंथ है। तो आधा भी तोड़ेंगे लेंथ की वजह से, एल जो है सो प्रोपोर्शनल है स्मॉल एल का, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल होता है एल का। तो इसको आधा भी तोड़ेंगे तो दोनों ही हाफ हाफ हो जाएगा। इसका हाफ हो गया 0.9 टाइम्स 10⁻⁻4 हेनरी, 3 एम्पियर, 3 ओम। ओके,
आगे क्या कर रहा है, these identical coils are then connected to a battery of 15 volt of negligible resistance, बैटरी का कोई रेजिस्टेंस नहीं। द टाइम कांस्टेंट निकालना है, ये जो सर्किट है इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। वो तो बहुत आसान हो जाएगा यदि ये दोनों का इक्विवेलेंट है, हम यहाँ पर लिख दें तो ये देखिए ये दोनों के इक्विवेलेंट यहाँ पर जो L आएगा वो लिखते हैं, R आएगा, ये दोनों का R का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो हाफ हो जाएगा राइट। पैरेलल में तो ये फार्मूला लगेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट बोलो तो ये हाफ हो जाएगा। तो 3 है तो ये हो गया 1.5, और ये L का क्या होगा, L जो है सो ये किसको फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को, पैरेलल में है, ये फॉलो करेगा रेजिस्टेंस को। कैसे, देखिए यहां पर जो बैटरी है उसको E बोल दें, ये जो है सो लिख सकते हैं हम LdI/dt, L1 बोलेंगे राइट। क्या है कि बैटरी लगाएंगे तो तुरंत ही करंट सैचुरेट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वो करंट का चेंज होने का रेट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे L1 से तो ये मिल जाएगा बैटरी का वैल्यू। तो यदि L1 बहुत ज़्यादा है तो करंट का जो चेंज होने का रेट है बहुत कम होगा, या उल्टा यदि L1 बहुत कम है तो करंट जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा। और यही बात जो है सो इधर से नीचे के लिए भी लागू होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस पर भी वही है, L2dI/dt। और अब इस दोनों को हटाकर हम यहाँ पर ले आए तो इस केस में सेम बैटरी लगाएं तो क्या होगा, तो होना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे वही E = L/dI/dt, E = L/dI/dt। लेकिन करंट इसमें जो है सो ये तो अलग अलग है ना, तो करंट यहाँ I1 रहेगा, यहाँ I2 रहेगा, और इस केस में I1 + I2 रखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सेम करंट जाना चाहिए, जो यहाँ से करंट जा रहा था वही करंट यहाँ भी जाना चाहिए। ठीक, इसके जगह पर हम क्या करें, अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये E/L हो गया, और इधर dI1/dt, यहाँ से E/L1, E/L2, ये सब कट गया तो 1/L = 1/L1 + 1/L2। तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको दिखाने के लिए बताने के लिए दिखा दिए, लेकिन आपको क्या करना है कि इसे याद रखना है कि रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर जो है रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो ये 0.9 है तो हाफ हो जाएगा, जो भी यहाँ पर है दोनों सेम है, जैसे रेजिस्टेंस हाफ हो गया इंडक्टेंस भी हाफ हो जाएगा, तो 0.45 × 10⁻⁻4 एम्पियर। फाइनली हमको बताना क्या है, जो पूछा गया है और टाइम कांस्टेंट कितना है, टाउ से लिखते हैं। टाउ कितना है, L/R होता है। LR सर्किट में क्या होता है, L/R। यदि कैपेसिटेंस होता है तो उसमें CR लिखते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन है, L/R। CR जैकब, यहाँ पर L/R है, याद रखिएगा। तो L का वैल्यू कितना आया वो निकालना होगा ना, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, वो तो निकाल लीजिए। 0.45 और 1.5 एम्पियर, 0.45 और ये 1.5 ओम, ये हटा दिए, नीचे में 10 आ गया राइट। तो 3 × 10⁻⁻5 इतना सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया टाइम कांस्टेंट। लेकिन कुछ और भी पूछा है, द टाइम कांस्टेंट फॉर द करंट इन द सर्किट इज, आगे वो यहाँ पर
3 times 10⁻⁵ second, and the steady state current through the battery is how many ampere? steady state current मतलब जब t infinity हो जाए, infinity तो कहने को है, प्रैक्टिकली थोड़ा ही समय में ये जो है सो सैचुरेट हो जाएगा करंट। तो जो सैचुरेशन करंट है वो कितना है? स्टेडी करंट जिसको कहते हैं। तो सैचुरेशन करंट कितना होगा? जब सैचुरेशन करंट आएगा, करंट जब चेंज नहीं करेगा, तो ये इंडक्टर क्या है? कुछ नहीं, बेकार में जस्ट कंडक्टर है एक तरह से। ये इंडक्टर काम कब करता है? जब करंट उसमें वैरी करता है तब वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रोनिक फोर्स। वो भी उसका डायरेक्शन लेंज के नियम के मुताबिक होता है। जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसके ही ऑपोजिट है, उसी को अपोज करता है। तो जब सैचुरेशन आ जाएगा तो ये कुछ नहीं करेगा, उसके बाद कोई अपोज नहीं करेगा, राइट? क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा तो अपोज क्या करेगा? तब जो है करंट जो फ्लो करेगा E/R, तो 1.5 वोल्ट 15 वोल्ट बाय 1.5, सो 10 एम्पियर। तो स्टेडी करंट, राइट, ये स्टेडी करंट जो है वो होगा E/R। ये है 15 वोल्ट, ये 1.5, सो 10 एम्पियर। ये आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द न्यूक्लियर प्रोसेस कार्बन 11 वो ब्रेक करता है बोरॉन 11 में, और एक निकलता है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही है। फर्क इतना है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव रहता है वो वही चार्ज इसमें है पॉजिटिव, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास का 1840 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मास सेम है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक तरह से सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही है, केवल चार्ज का पोलरिटी चेंज कर दिया, नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव चार्ज है और कुछ भी नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एंटी पार्टिकल मिल गया तो दूसरा एंटी पार्टिकल नहीं चाहिए। ये जो है सो पार्टिकल होगा। कौन सा पार्टिकल? न्यूट्रिनो और एंटीनो। एंटी न्यूट्रिनो में जो है सो ये पार्टिकल चाहिए, न्यूट्रिनो। यदि यहाँ पर पार्टिकल होता तो यहाँ एंटी पार्टिकल रहता है, मतलब कि न्यूट्रिनो ना होकर एंटी न्यूट्रिनो होता। तो एक्स स्टैंड फॉर न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस है चारों तरफ, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। ये वर्क करता है केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? जितना नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखना है रखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। लाइक हीलियम एक प्रोटॉन भगा, एक इलेक्ट्रॉन भगा दो। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 भगा दो, एक ही रखना है। बेरिलियम में 4 वो है, 3 को भगा दो, एक ही रखना है। इसके लिए वैलिड होता है। एनीवे, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए क्वांटम स्टेट n इज हाउ मच? रेशियो पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी कितना। अब देखिए इसके लिए क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा सबका एक्सप्रेशन, उतना याद रखने के लिए नहीं है। अब देखिए क्या है, यहां पर आप फोर्स देखिए, ये किस फोर्स के अंडर ये सब काम करता है? सेंट्रल फोर्स है। फोर्स है r⁻²। इसको ऐसे लिखिए, r⁻⁻1। इसको कंपेयर कीजिए ऐसे, F प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻n-1। तो n कितना आया? कंपेयर करने के बाद में n आया 1। यहां पर n का वैल्यू निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं तुरंत बताते हैं। तो ये जगह हमें पता चल गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या बोलते हैं ना उसे, कभी कभी टी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो n/2
टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बिनियल थ्योरम कहलाता है। ये बहुत हैंडी है, इसे इतना एक्सप्रेशन याद नहीं रखना पड़ेगा। और वैसे आपके क्लास में भी जो भी बताना है वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस यही काम बताएंगे, तो आपको ये एन हमेशा 1 ही रहेगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है सो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। हाँ, एन इक्वल टू -1 होगा। इस यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, ऐसे एन प्रोपोर्शनल टू r टू पावर n -1, तो n इक्वल टू -1 है, तो यह -1 u/2, k इक्वल टू -u/2। तो टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक, राइट? काइनेटिक। अब पोटेंशियल को कितना लिखे, यहाँ से देख के लिखिए, -2k, -2k तो कितना k हो गया, -k हो गया। तो k बाई यही पूछा है, -1 आपका आंसर। तो आपको कुछ याद रहे इतना तो याद रहेगा कि ये -13.6 बाय n² टाइम्स z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको k पता हो गया, कितना k है? k जो है सो माइनस ही है, नहीं वो सेम, फिर प्लस का साइन, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? k का को 2 से मल्टीप्लाई करना है, k जो है उसको माइनस के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 टाइम्स 13.6 बाय n² z²। ये तो याद रह सकता है। बाकी यदि आप देखना चाहो कि वो सभी है कितना होता है एनर्जी, तो ये होता है -m/4 बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h²। इधर जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब En यदि पता हो गया तो Kn भी आपको पता हो गया, सीधे प्लस में देखें जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट। और Un इसका डबल माइनस में 2 यहाँ रहेगा, या आप सिंपली कर सकते हो En का डबल, ये वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये किस तरह से डिपेंड करता है जेड पर, एन पर, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ये जो नंबर यहाँ दिख रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आफ्टर इट emits a photon is going from n = 5 state to n = 1 state is how many meter per second? ये है n = 5 to, हम नहीं बना रहे अपना 5 to कुछ इधर है, n = 5 to n = 1, इससे वो जंप किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया तो एनर्जी इसका जो है घट गया, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो निकल गया इधर फोटोन के रूप में, ठीक है। अब फोटोन के पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम है, कुछ मोमेंटम इधर जा रहा है, तो इसको रिक्वाइल करना पड़ेगा, वही रिक्वाइल स्पीड पूछ रहा है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ये फोटोन का जो मोमेंटम है p फोटोन, वो होगा p एटम, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन केवल देख रहे हैं। फोटोन का कितना होता है? फोटोन के लिए आप 2 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहले एटम का जो देखिए वो m भी हुआ, राइट।
अब फोटोन के लिए आप कह सकते हैं इसका मोमेंटम कितना है, या तो h बाय लैम्डा बोलेंगे या फिर इसको E बाय सी बोलेंगे। यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें c से तो एच बाय लैम्डा E बाय सी हो गया। दोनों आपको याद रखना चाहिए। h बाय लैम्डा ये है मोमेंटम या E बाय सी, दोनों एक्जैक्टली सेम है। जब जहां जरूरत पड़े उसको लगाइए। ये उसका मोमेंटम है पार्टिकल का, ये मोमेंटम है वेव का। यहां पर जो है सो ये वेव है, ये जो मोमेंटम बता रहा हूं वेव का, उसको जरूरत नहीं है मास होने का। और ये जो है सो पार्टिकल का, पार्टिकल को मास होना जरूरी है, ये पार्टिकल का मोमेंटम है। और डी ब्रोहे के अनुसार ये दोनों में मतलब कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होते हैं। कोई भी पार्टिकल वेव है भी है और पार्टिकल भी है। हम लोग भी वेव और पार्टिकल दोनों हैं, लेकिन जब हम लोग पार्टिकल वेव हैं तो हमारा वेवलेंथ इतना कम है कि कोई वेव नहीं कहता, तो हम लोग पार्टिकल ही हो गए। लेकिन यदि मास जब धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसका मास इतना कम हो गया कि उसका जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होने लगता है, माने कि वो बहुत छोटा नहीं रहता, तब उसको जो है सो हम लोग ये कंसीडर करने लगते हैं। एनीवे हमें यहाँ पर उसका वेलोसिटी निकालना था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी ये आ गया E बाय एम सी। और E कितना है, ये E मतलब ये कौन सा E है, ये E है इस फोटोन का एनर्जी। अब फोटोन का पास एनर्जी कितना आया, जितना है एक्सेस एनर्जी चेंज हुआ है, जितना एक्सेस एनर्जी है। इसके पास कुछ एनर्जी था यहाँ पर E5, यहाँ पर आ गया E1, तो E5 माइनस E1 जो है सो कम हो गया। यही तो एनर्जी फोटोन के पास है, E5 माइनस E1 बाय एम सी। E5 कितना, अभी कुछ देर पहले बताए थे, माइनस 13.6, किधर गया, माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम मतलब Z1 है, माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर, फिफ्थ है ना, बाय Z ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 13.6 बाय 1 स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट बाय एम सी। तो कितना आ गया था, ये हो गया 1 माइनस 25, सो 13.6 टाइम्स 1 माइनस 25, सो 24 बाय 25, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और मास, किसका मास की बात करें, एटम का मास। ये हाइड्रोजन एटम है तो उसमें जस्ट एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है ना, तो उसका मास हो गया एक प्रोटॉन का मास, तो C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबका वैल्यू रखिए और थोड़ा कैलकुलेशन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं 19 जूल, बाकी ये जो है सो 1.67 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का मास टाइम्स 3 × 10⁸। ये 25 है, मुझे पसंद नहीं आता, इसको तुरंत हटा सकते हैं, ठीक है। 13.6 96 1.6 बाय 1.67 टाइम्स 3, ये हो गया नीचे 10 10⁻⁻17 माइनस 19। तो (10⁻²) मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। अब इसको हटा के यहाँ पर रख देते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि 1 के करीब आ जाएगा ये 0.96। और ये कट भी जाएगा कितना से 32 से 0.32, तो 13.6 टाइम्स 0.32 टाइम्स 1.6 बाय 1.67, ये कितना होगा इसकी डेढ़िया, ये आधा हो गया, 13 का आधा 6.5 हो गया, 6.5 को लगभग 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6.5 1.5 लगभग 4 कुछ आता है। एक्सेल वैल्यू है 4.16 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो इसमें बस कुछ करना नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, जितना फोटोन का मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम एटम का है। फोटोन का मोमेंटम को E/c लिखते हैं और एटम का मोमेंटम को mv लिखते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं। और ये जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी है, वो एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रॉन जब जंप किया है 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी अब कम है उसके पास, तो जो एक्सेस एनर्जी था वो एनर्जी फोटोन के पास है, तो E5 - E1, और En कितना होता है -30.6 बाय n² टाइम्स z²। n यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, और z हाइड्रोजन होने की वजह से 1 है, यह हाइड्रोजन एटम है। और मास यहाँ पर जो है एटम का मास है। अब एटम क्या है, यहाँ पर एटम हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, तो ये मास जो है सो प्रोटॉन का मास में इसलिए लिख दिया। बाकी सारे वैल्यू को रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.16 मीटर पर सेकेंड है। लास्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, क्या है। देखिए यहाँ से ये आया, इसके पास A गया, इसके पास B गया, इधर से यहाँ B गया, यहाँ A आया, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है, ये भी नैंड गेट है, बाकी सब नैंड गेट है। तो AB जो है यहाँ पर नैंड गेट में यदि एंड केवल रहता तो आता है AB, नैंड है मतलब नोट लगा दिया, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, यही AB जो है इसके पास आया और A दोनों को नैंड फिट करेगा, इधर से भी AB आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, A को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है, AB बार, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, नॉट का मतलब ऊपर में एक बार दे दिए। इधर भी देख लेते हैं, ये और है आपकी, ये नैंड नहीं है, और है, तो और में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये हो गया AB बार प्लस B। ओके, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वरना आगे ले जाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये जो बार है इसको हटाते हैं, तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम है एक, एम बड़ा, इस बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स थ्योरम है, वो कहता है दो चीजें, कि AB बार है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, एंड है यहाँ पर, तो पहले ये दोनों को लिख लेते हैं और एंड बन जाता है और यदि यहाँ देखिए बार है, अब जो है ये दोनों को हेड पर ये जो बार आ जाता है, लेकिन एंड बन जाता है और बन जाता है एंड, और यदि दो ठो बार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये बार खत्म हो जाएगा। यही रूल है, इतना ही केवल आपको याद रखना है। यदि एंड है उसके ऊपर में बार है तो दोनों के हेड पर बार डालिए, एंड को और बनाइए, और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यदि ये प्लस है मतलब कि और है तो ये एंड बन जाएगा, और यदि डबल एंड आ गया तो उसका नोट खत्म हो जाएगा। ये नोट दिया है, एक्चुअली ये नोट है, तो वही यहाँ करने जा रहे हैं। ए का बार, ये देखिए दोनों के बीच में क्या साइन है, एंड है,
तो नॉट और कर दिए। अब यहाँ पर ए बी बार है, उसके ऊपर भी बार आ गया, ए बार प्लस अब 2 बार आ गया, वो खत्म, ए बार प्लस ए बी। इसमें क्या आया, इसको थोड़ा देखते हैं। ए बी बार का मतलब ए बार प्लस बी बार, और ये जो बी है ये दोनों को ध्यान से देखिए, बी बार प्लस बी, बी बार मतलब कि नॉट है बी का, बी आप कुछ भी लेंगे, बी बार प्लस बी वो हमेशा 1 होगा। क्यों, इसको 0 लीजिए, ये 1 हो गया, दोनों को और करना है, प्लस है और करना है, 1 आएगा। इसको 1 लीजिए तो ये 0 आएगा, ये 1 हो गई। तो ये हर केस में 1 है, ए बार प्लस 1। अब यहाँ प्लस है ना, तो क्या फर्क पड़ता है ए बार क्या है, 0 है या 1 है, ये हमेशा 1 देगा। तो इस केस में इधर आ गया 1 और इधर आ गया आपका ए बार प्लस ए बी, और इसको क्या करना है, नेंड करना है। नेंड करना मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, ये हुआ इतना टाइम्स 1 मल्टीप्लाई कर देना। कलर चेंज कर देते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, ए बार प्लस ए बी होल बार। अब इसको जो है सो फिर डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। ए बार का बार, ये प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे भी डॉट पे लिख सकते हैं, ए बी बार ए बी का बार। अब यहाँ ए बार का बार खत्म हो गया, अब ये क्या है, ए बी बार है तो इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम। ये एंड है तो और बन जाएगा, और ये नॉट जो है सो दोनों के हेड पर चला आएगा। ये कितना हुआ, ए बार और एक बार ए बी बार, बी बार है, ये बी बार है। ओके, ए बार क्या होता है, एंड है, यहाँ पर एक कोई इनपुट और उसका जस्ट नॉट्स के साथ एंड किया हुआ है, मतलब ये 1 है तो ये 0 है, 1 0 एंड करेंगे तो 0 आएगा, ये यदि 0 है तो ये 1 है तो भी 0 आएगा, ये हमेशा 0 आएगा, ए बी बार। तो आपका फाइनल आंसर यही हुआ, ए बी बार। कैसे करके आप इसे बना सकते हैं, यहाँ पर आपको डी मॉर्गन थ्योरम लगाना पड़ेगा बूलियन अलजेब्रा के लिए। ओके, यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप बना लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा गेस वर्क लगेगा। यहाँ पर जो है सो हम सबका नाम लिखने जा रहे हैं। ए बी लेके चला, यहाँ जो आया इसको क्या बोलेंगे, पी। कलर चेंज करना चाहिए, यहाँ से जो बाहर आया उसको पी बोले, राइट। तो ये भी पी हो गया, ये भी पी हो गया, इधर पी है। यहाँ पर जो आया उसको क्यू बोलेंगे, यहाँ जो आया उसको आर बोलेंगे, और ये वाई है। तो ठीक है, पी क्यू आर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया वाई। वाई इक्वल टू क्यू प्लस आर से, क्यू एंड आर, नेंड आर, क्यू आर नेंड। ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। पी देखिए क्या है, पी इसका नेंड है, पी जो है सो ए और बी का नेंड है, ये 1 हो जाएगा। ए बी का जो एंड है वो 0 है, उसका उल्टा ए बी 0 है, उसका उल्टा 1 1, ये हो जाएगा 0। क्यू क्या है,
क्यू है ए और पी का नेंड, क्यू है ए और पी का नेंड, आर क्या है, आर है पी और बी का और, पी और बी का और, ये एपी देखिए क्या है यहाँ पर, क्यू एपी, ए पी, एपी का नेंड है यहाँ, तो ये 0 हो गया तो 1 हो गया, 0 1 0 उसका बाहर है तो 1 हो गया, ये भी वैसे 0 1 0 तो 1 हो गया, एपी 1 1 0 1 1 1 हुआ तो उसका बाहर करके 0 हो गया, ये 1 0 0 हुआ तो उसका बाहर करके 1 हो गया, पी प्लस बी, ये पी और बी ये एंड है, तो AB1 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 AB1, ठीक है। अब यहाँ पर Q और R का ये दोनों जो लास्ट दो है उसका एंड नैंड, तो 1 1 क्या होता है, 1 1 1 होता है, तो 0 AB 0 AB 0, ये 0 होता है तो 1 हो गया, यही आपका ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल को देख के बताइए कि ये कौन सा, अब यहाँ पर गेस वर्क यही है कि लगेगा गेस वर्क कि ए बी के टर्म में हम इसको क्या लिखें, ए बी के टर्म में देखिए ये 0 0 0, या इसको आप फेस लिख के देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से देखिए, ध्यान केवल ये तीनों पर रखिए, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0, हर कोई 0 है, केवल एक जो बचा हुआ नहीं जो 0 है वो ये वाला, कि 1 0 1 है, कैसे इसको लाए 1 0 को, तो ए बी बार करते हैं तो 0 आ जाएगा, ए बी बार, तो ए तो ठीक है 1 और बी बार जैसे करेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये दोनों का एंड करेंगे तो 1 आ गया, बाकी सब सेटिस्फाइड होता है कि नहीं देख लीजिए। शुरू में ये है, यदि ये दोनों 0 है तो उसका एंड किसी के साथ भी करेंगे वो 0 ही आएगा, तो ठीक है, दोनों सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। लास्ट वाला ए बी बार, ये 1 है लेकिन ये बार है, 1 का नॉट 0, ये दोनों का एंड करेंगे 0 आएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से गेस वर्क करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो ये था क्वेश्चन 30। थैंक यू।